प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में जान रहे थे। आज हम उसके 5वें महत्वपूर्ण अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में जानेंगे, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आप सभी जानते हैं जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसका निर्माण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया गया था। और ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो आर्थिक पिछड़ापन है उसको समाप्त करने के लिए कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, जो ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा समय समय पर सामाजिक स्थिरता लाना, जो आर्थिक असंतोष है उसको समाप्त करना, बेरोजगारी का अंत करना, जो पिछड़े हुए देश हैं उसको विकसित देशों की ओर उनको अग्रसर करना, इसके अलावा उनके मध्य शांति और सुरक्षा की स्थापना करना इस परिषद का मुख्य कार्य होता है। जो फास्टर डलेस थे उनके अनुसार आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं या समस्याएं युद्ध के लिए प्रमुख या अंतर्निहित कारण होती हैं। अर्थात युद्ध क्यों होता है? युद्ध होने का मुख्य कारण होता है आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं। अब ये समस्याएं क्या होती हैं? आर्थिक समस्याएं, इस चीज़ को समझिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं होंगे तो व्यक्ति अपराधों में लिप्त होगा, अर्थात युद्ध का जन्म होगा या गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। सामाजिक समस्याओं के रूप में अशिक्षा, अंधविश्वास, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संचार संबंधी सुविधा समस्याएं, शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं या सामाजिक पिछड़ापन है, ये सभी समस्याएं समाज को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसका मुख्य रूप से अंतिम परिणाम होता है समाज का पिछड़ापन और उस पर शोषण का होना या वो उपनिवेश के रूप में परिवर्तित होना, और अंत में ये उपनिवेश युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फैनविक के शब्दों में महासभा के अधीनस्थ एवं उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न करने वाली संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद है। आप सभी समझ गए होंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अधीनस्थ जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को संपन्न करने वाली जो महत्वपूर्ण संस्था है जो सामाजिक और आर्थिक कार्य को करती है वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद। अब इसकी संरचना को जान लेते हैं। जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, प्रारंभ में इस परिषद में मुख्य रूप से 18 सदस्य होते थे इस काउंसिल में, लेकिन 1966 में एक चार्टर के द्वारा एक संशोधन किया गया और इसकी संख्या बढ़ा करके 27 कर दी गई। उसके पश्चात अनुच्छेद 61 में एक बार फिर से संशोधन किया गया और 24 सितंबर 1973 को इसकी सदस्य संख्या फिर से बढ़ा दी गई और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 54। तो आपको याद रखना है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 54। सुरक्षा परिषद में कितनी है? 5 स्थायी, 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितनी है? 193 सदस्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है यह एक स्थायी संस्था है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवमुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार से जो प्रत्येक सदस्य है उसका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होता है। ये जो संस्था है इसमें प्रत्येक सदस्य किसी एक न एक राज्य का आपस से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें राज्य को आप देश के रूप में जान सकते हैं। यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। और विश्व के अधिकांश देशों के पास ये चारों तत्व मौजूद हैं, जिसके कारण उन देशों को हम राज्य की संज्ञा देते हैं। कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत एक राज्य है या देश है या राष्ट्र है, तो हम सीधे स्वभाव में या अनभिज्ञता के कारण राष्ट्र कहते हैं, जबकि राजनीतिक दृष्टि से सही उत्तर उसका होगा कि भारत एक राज्य है। यद्यपि सामाजिक और आर्थिक संस्था या जो परिषद है इसके लिए कोई स्थायी सदस्यता के उपबंध नहीं किए गए, लेकिन व्यवहार में 5 बड़े सदस्य इसमें मुख्य रूप से निर्वाचित होते हैं। इसके निर्वाचन में ये सभी सदस्य जो हैं समय समय पर भाग लेते हैं और जब जब इनके लिए जो कार्य इनको सौंपा जाता है वो कार्य ये करते हैं। इसके सदस्य बनने के लिए या इसके जो सदस्य हैं उनको अधिकार क्या क्या है, मतदान संबंधी जो अधिकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद का जो प्रत्येक सदस्य है उसको केवल 1 मत देने का अधिकार है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की भांति सामाजिक और आर्थिक परिषद का जो प्रत्येक निर्वाचित राज्य है उसका जो सदस्य है वो जो बैठकों में भाग लेगा उसमें अगर मतदान की आवश्यकता पड़ती है या मतदान की आवश्यकता होती ही है सामान्य तौर पर, तो वो केवल 1 ही मत उसमें दे सकता है। अगर हम बात करें सत्र या बैठकों के बारे में, तो जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सितंबर माह में एक बार होती है, पूरे वर्ष में एक बार होती है, या आवश्यकता पड़ने पर उसको कहीं पर भी आयोजित किया जा सकता है,
उसी प्रकार से इसमें भी बैठकों का आयोजन किया जाता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक परिषद में हर वर्ष 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया जाता है। तो 5 सप्ताह आप समझ गए, यानी कि 35 दिन का। इन सत्रों का जो बारी बारी से आयोजन किया जाता है वो न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजन किया जाता है। एक बार ये न्यूयॉर्क में होगा जो कि मुख्यालय भी है, और दूसरी बार ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा। इसके अलावा यह अतिरिक्त सत्र भी आयोजित कर सकता है। न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का भी आयोजन कर सकता है। मुख्य सत्र के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें मंत्रियों के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सभी राज्यों के, सभी क्षेत्रों के, सभी प्रतिनिधियों के, वो वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग लेते हैं और इस बैठक में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। प्यारे बच्चों, जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है इसे पूरे वर्ष के दौरान चलने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनके बारे में विभिन्न आयोगों का गठन करना होता है, समितियों का गठन करना होता है, जो नियमित अंतराल पर बैठकें करता है तथा परिषद को समय समय पर जानकारियां भी उपलब्ध कराता है। आइए अब सामाजिक और आर्थिक परिषद की शक्तियां और कार्य को जान लेते हैं। जो पहला कार्य है या शक्तियां हैं वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा विभिन्न प्रकार के संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है तथा इस विषय में संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा उसके सदस्यों और अन्य अभिकरणों को रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। जिसका दूसरा कार्य है वह है सबके लिए मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए संस्तुतियां प्रदान करना, अर्थात मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। आपने एक संस्था का नाम भी सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये संस्था भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत मानव अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करती है और मानव अधिकारों के संबंध में जो उद्घोषणा हुई थी वो सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, इसका तीसरा कार्य है ये अपनी अक्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के अभिलेख, आलेख, रिपोर्ट, प्रतिवेदन महासभा को समय समय पर प्रेषित करता है। जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है इसका चौथा मुख्य कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलनों को बुलाना, अर्थात यह मीटिंग बुला सकता है समय समय पर। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है ये सुरक्षा परिषद को सूचनाएं भी प्रेषित करता है तथा उसकी सहायता करने के लिए भी एक सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद महासभा की संस्थितियों के पालन हेतु वो सब कार्य संपादित करती है जो इसकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुमोदन के पश्चात आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों की एवं विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराती है। ये जितने भी कार्य आपने सुने, इन सब के अलावा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है, वह चार्टर के अंतर्गत जो निर्दिष्ट हैं, जो बताई गई चीजें हैं, जो दिखाई गई हैं, जिनको प्रदर्शित किया गया है तथा महासभा के द्वारा जो बनाए गए कार्य हैं, उन सभी कार्यों को यह संपन्न करने का कार्य करती है। अगर हम संक्षेप में जानना चाहें तो सामाजिक और आर्थिक परिषद एक विश्वव्यापी एक संस्था है, एक काउंसिल है जो विश्व को अभाव, दरिद्रता, रोग, निरक्षरता या अंधविश्वास, अपराध, महामारियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है और विश्व में सामाजिक आर्थिक रक्षा करने का कार्य करती है। इस संस्था ने ही 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, जिसके कारण आज भी हम 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति अपार जन जागृति करने का भी इसने प्रयास किया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रयास किया 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत कराने में भी इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये 5वीं संस्था भी अच्छी लगी होगी और ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार इस वीडियो को फिर से देखिए, इसको पढ़िए और आपकी समझ में अवश्य आएगा और इससे आपको परीक्षाओं में लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।